ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पिछले क्लास में हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, हमने देखा कि किस तरीके से ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब कि जो भी आप हीट एनर्जी देंगे उसका कुछ हिस्सा वर्क करने में जाएगा, कुछ हिस्सा उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाएगा, और इंटरनल एनर्जी का पूरा इंक्रीज या डिक्रीज करने में डिपेंड्स। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी का पूरा रिलेशन टेम्परेचर से है। सो बेसिकली अंदर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में वो हेल्प करेगा। ओके, सो एक तो ये हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि डेल्टा क्यू का एक फॉर्मूला हम फेमसली यूज़ करते आ रहे हैं, विच इज़ एम एस डेल्टा टी। ओके, और गैसेस होंगी तो एम सी डेल्टा टी, सॉरी एन सी डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब वर्क के लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया था कि वर्क डन जो भी होगा हमारा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। यहाँ पर आप डेल्टा डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू लिखें तो भी चलेगा। ओके, मीनिंग दोनों का सेम होगा जो भी आप वर्क करेंगे इसमें। फिर अब उसके बाद अब हम इस चीज़ को इलेबरेट, हमने ये डेरिवेशन भी देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। ठीक है, कि ये कैसे जो आप कह रहे हैं किस बेसिस पे आया, तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 4 टाइप के हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो अब उनमें कैसे कैसे वर्क होगा वो सब वर्क हम हर एक केस में कैलकुलेट करने वाले हैं। इनको हम अभी इस क्लास में हम इन चारों को डिटेल में एक्सप्लेन समझेंगे कि उसका मीनिंग क्या है एंड फॉर्मूला किस तरीके से आता है। सो एक प्रोसेस है आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। तो आइसोबारिक एक प्रोसेस होता है जिसमें हम गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। ओके, मतलब समझ लो कि यही वाला केस है हमारा कि पहले इतना वॉल्यूम था, कुछ V1 वॉल्यूम था, आपने इसको एक्सपांड कर दिया, V2 कर दिया, है ना। तो गैस का कुछ प्रेशर रहा होगा स्टार्टिंग में। ओके, गैस वुड बी हैविंग सम प्रेशर। सो लेट्स से आपने जो भी इसको हीट दी वो हीट आपने कांस्टेंट प्रेशर पे दी, मतलब हीट सप्लाई की वजह से इसका प्रेशर चेंज नहीं हुआ, मतलब पहले भी पी प्रेशर था, बाद में भी पी प्रेशर है। ओके, सो इस केस में क्या होता है कि जो वर्क होगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये सब हम देखेंगे। सेम आइसोकोरिक में क्या होता है कि आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इसको भी देखेंगे। तो फिर आइसोथर्मल में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहने वाला है, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड यहाँ पर हीट एनर्जी एक्सचेंज, ये सब देखेंगे हम। सो चलो आ जाते हैं। सो वर्क डन बाय वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, तो सबसे पहले आइसोबारिक प्रोसेस देखते हैं। ओके, सो आइसोबारिक एक प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हैं, आप हीट एडिशन भी करते हैं, हीट रिमूव भी करेंगे, लेकिन सारा प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाला है, मतलब आपका प्रेशर चेंज होने वाला नहीं है। सो इनिशियली सपोज आपका सिस्टम ऐसा था, है ना, एंड ऐसे से कुछ टाइम बाद आपका सिस्टम कैसे हो गया, आपने इसका वॉल्यूम एक्सपांड कर दिया। हाँ, सो अब लेकिन कुछ वॉल्यूम पहले V1 था, बाद में V2 हो गया, लेकिन हमने क्या किया, प्रेशर चेंज नहीं किया। आइडियल गैस इक्वेशन अगर आपको याद है, सो कहती है PV इज इक्वल टू NRT। तो गैसेस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, गैसेस के बारे में जब बात करते हैं, तो उसमें खाली 3 हीरो होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। एक हीरो होता है प्रेशर, एक वॉल्यूम, और एक टेम्परेचर। किसी भी गैस को अगर बताना है कि गैस का क्या स्टेट है, गैस का स्टेट बताने के लिए हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का हेल्प लेते हैं। जैसे कोई इंसान कैसे है उसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसकी हाइट का मेजर लेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, आप उसका वेट का मेजर लेंगे, राइट, आप उसकी अपीयरेंस देखेंगे, है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी। फिर आप उसका बिहेवियर देखेंगे। तो इस तरीके से आप किसी इंसान को नापते तोलते हैं ना, कि वो किस तरीके से। सिमिलरली गैसेस को नापने तोलने के लिए गैस किस तरीके से है, गैस का बिहेवियर, गैस का स्टेट क्या है, उसके लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये 3 चीज़ होती है। एन आइडियल गैस इक्वेशन इन तीनों के बीच में एक रिलेशन ला के देता है। तो किसी भी गैस के बारे में कुछ जानना है तो हम उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। सो लेट से हमने यहाँ पर गैसेस में आपने हीट एनर्जी दी, आपने इसको हीट एनर्जी बाहर से सप्लाई की। ओके, सप्लाइड सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, एंड यहाँ पर वर्क भी हुआ है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ है। सो लेकिन ये कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ, आपने गैस का बिफोर एंड आफ्टर प्रेशर चेंज नहीं होने दिया। तो इस केस में वर्क कैसे होगा, तो सिंपली वर्क का जो हमने फॉर्मूला देखा, वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ PdV। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। सो लेट से पहले आपका वॉल्यूम इंटीग्रेट करेंगे V1 से V2, है ना, इंटीग्रेशन आप आई होप आपको आता है। सो P इसका बाहर आ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। सो V1 से V2 dV हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा आपका, सो यू नो इंटीग्रेशन ऑफ dV क्या होता है, इट इज़ V ओनली। ओके, फ्रॉम V1 टू V2। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, P इंटू, पहले V2 लिखेंगे माइनस V1। ओके, सो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि कांस्टेंट प्रेशर में अगर वर्क डन होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू, हम लिखते हैं डेल्टा V सिंपली। ओके, लेकिन ये खाली अप्लाइड है व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। सो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो
उसमें कोई पूछे कि वर्क डन क्या हुआ है, तो उसमें वर्क डन अगर आपको निकालना हो तो आप सिंपली वो जो कांस्टेंट प्रेशर है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम में। ओके, सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, कुछ फर्स्ट स्टेट होगा और फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट हो गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, या फिर कभी वॉल्यूम फिक्स भी रह सकता है। ओके, तो यही होगा, फर्स्ट स्टेज से आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे तो उसके वॉल्यूम में कुछ चेंजेस आएंगे डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, है ना। तो सिंपली आपको चेंज इन वॉल्यूम को प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दिस इज अ वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, यहीं से आपका बॉयल्स लॉ भी आता है। सो यहाँ पर बॉयल्स लॉ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अब इस चीज़ को ध्यान से देखो। सो लेट्स से यही हमारा सिचुएशन था। फर्स्ट केस था हमारा कि यहाँ पर कुछ प्रेशर P था एंड वॉल्यूम V1 था, एंड बाद में क्या हो गया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, है ना। अगर वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो गया है, कुछ वी हैव गॉट न्यू वॉल्यूम V2 एंड प्रेशर तो वही है। तो अब यहाँ पर बॉयल्स लॉ कहता है, बॉयल्स लॉ अगर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि व्हेन, क्या कहते हैं, अच्छा सॉरी यहाँ पर बॉयल्स लॉ नहीं, यहाँ पर चार्ल्स लॉ आएगा, उस पर आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन भी लेके आके मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर इस फर्स्ट स्टेज में आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, ओके, ऐसे पिस्टन था आपका, फर्स्ट केस में अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, ध्यान रखना। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, पी वी वन इज इक्वल टू एन इज अ नंबर ऑफ मोल, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज अ टेम्परेचर, टेम्परेचर एज फर्स्ट स्टेज, टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं है, तो जब ये गैस एक्सपांड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी इसका टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, अगेन वी विल अप्लाई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। देखो ये जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर्मूला, ये आप कभी भी किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेट में हो गया और ये आपका सेकंड स्टेट में हो गया, एवरी स्टेट इट विल फॉलो। सो पी इज पी, वॉल्यूम वी हैव न्यू वॉल्यूम V2, एन क्या एन चेंज होगा, एन इज अ नंबर ऑफ मोल, नंबर मतलब उस गैस, उस चेंबर में कितने नंबर ऑफ मोल्स गैसेस हैं। ये एन खाली तब चेंज होता है किसी क्वेश्चन में जब गैस या तो बाहर निकल गई है या फिर गैस अंदर आई है। ठीक है, तो इस केस में तो जो गैस थी वही गैस है, बस उसको जगह ज़्यादा मिल गई। जस्ट लाइक अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में बहुत भीड़ है, अचानक ट्रेन का साइज बढ़ जाए, इमेजिन करो हैरी पॉटर की छड़ी से, ठीक है बहुत खराब डायलॉग था। तो लेट से अगर ट्रेन का वॉल्यूम अचानक बढ़ जाए, सो लोग तो वही है, नंबर ऑफ पीपल तो वही है, ठीक है ना, खाली वॉल्यूम बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा, आर इंटू टेम्परेचर इज न्यू टेम्परेचर T2। सो इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, लेट्स से वी डिवाइड इट, सो व्हाट वी गेट, PV1 by PV2 is equal to NRT1 divided by NRT2। एन सेम है क्योंकि दोनों सेम केस सिचुएशन है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हुआ है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो तो चेंज नहीं हुआ है, तो सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचेगा, पी भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एन आर यहाँ से कैंसिल, वी गेट V1 by V2 इज इक्वल टू T1 by T2। ओके, सो सिंपली ये क्या है आपका, यही आपका चार्ल्स लॉ है कि व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर आप गैस का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसके सिनेरियो में क्या होगा कि अगर वॉल्यूम आपने इंक्रीज कर दिया, V1 से V2 कर दिया, तो यहाँ पर जो भी टेम्परेचर T1 होगा, फाइनल टेम्परेचर T2 विल बी ग्रेटर देन दैट। अगर समझो इसी गैस को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता, वॉल्यूम कम हुआ होता, तो टेम्परेचर भी कम हुआ होता। तो यही है आपका चार्ल्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। होप इट इज गुड, चार्ल्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। तो पहले चीज़ तो ये होगी। सो इसको आपको ध्यान रखना है। तो कांस्टेंट प्रेशर जो प्रोसेस होगा, जो आइसोबारिक प्रोसेस होगा, है ना, आइसोबारिक प्रोसेस में जो भी आप वर्क डन निकालने जाएंगे, ठीक है, उसका फॉर्मूला है P इंटू डेल्टा वी, ओनली एंड ओनली फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, हर जगह अप्लाई करते हैं, मत फिरना। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस जो हम देखेंगे वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये। सो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें आप वॉल्यूम को चेंज नहीं करते। Okay, you do not change the volume, you keep the volume as constant। so let's say कि मेरा ये फर्स्ट सिस्टम था, ओके, मैंने इसको हीट दी है बाहर से, ये मैं आग बना रहा हूँ, डोंट थिंक कि कुछ ये आग है ना, लेट्स से कोई नहीं समझ पाए तो। सो लेट्स से मैंने इसको हीट दी है, बाय सम हाउ आई हैव प्रोवाइडेड हीट। लेटर क्या हुआ, मैंने इसको हीट दी लेकिन फिर भी इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम हैज़ रिमेन्ड सेम। ओके, द वॉल्यूम हैज़ रिमेन्ड सेम, फाइन। सो सिंस द वॉल्यूम हैज़ रिमेन्ड सेम, सो जो भी आपने हीट दी थी फर्स्ट केस में, ओके, वॉल्यूम हैज़ नॉट चेंज। सो दिस इज अ केस विद आइसोकोरिक प्रोसेस। अब याद रखो, अब इसमें आप गैस कर सकते हो कि इसका वर्क डन क्या होगा। ठीक है, सो बेसिकली याद करो फिजिक्स में क्या होता है, बिना डेरिवेशन के
व्हाट इज़ वर्क, फिजिक्स में वर्क कब होता है, जब कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, यहाँ पर पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ मतलब पिस्टन मूव ही नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। मतलब आपने एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी आपने, लेकिन वर्क करने के कैपेबल नहीं था वहाँ पर, बिकॉज ऑफ सम रीजन। ओके, तो इस केस में आपका वर्क डन टोटल जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क का मतलब ही होता है फिजिक्स में कि यू हैव टू मेक सम डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, सो और योर एनर्जी कुडंट डू एनी वर्क। ओके, इट्स जस्ट लाइक समझ लो कोई बहुत बड़ी भारी सी अलमारी है, आप उसको मूव करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, है ना, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन ये नहीं हिल रही है, तो फिजिक्स के टर्म्स में विल से कि आपने कोई वर्क इस पर नहीं कर पाए हो। सेम थिंग विल, इसको डेरिवेशन से कैसे देखेंगे। सो अगेन वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, और हेयर द प्रेशर विल नॉट बी सेम। सो इसका कुछ P1 होगा, बाद में प्रेशर बढ़ जाएगा हीट की वजह से, यस प्रेशर विल इंक्रीज, बट वॉल्यूम हैज रिमेन कांस्टेंट। सॉरी V1 यहाँ पर भी V1, वॉल्यूम हैज नॉट चेंज, एंड सिंस द वॉल्यूम हैज नॉट चेंज दिस dV विल बी जीरो। होप यू फॉलो, ठीक है। सो दिस अल्टीमेटली दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ P into 0, so this entire thing becomes 0, 0 का integration is 0, there is nothing to integrate। होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो ये ध्यान रखना हमेशा कि हमेशा आपका जो भी आइसोकोरिक प्रोसेस होगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन आपका जीरो होगा व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, सो अगर मैं इसी को पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाऊँ मैं इक्वेशन, लेट्स से फर्स्ट स्टेट था आपका, कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम हुआ करता था आपके पास, आपने हीट दी, फिर भी उस वॉल्यूम में कुछ भी चेंजेस नहीं आए, तो अब क्या होगा बेटा यहाँ पर। ओके, सो वॉल्यूम हैज रिमेन कांस्टेंट, तो यहाँ पर अगर आप पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर कुछ चेंज हुआ, लेट्स से पहले प्रेशर पी था बाद में, लेकिन वॉल्यूम वी ही था, एन आर टी वन कुछ होगा, है ना। फिर सेकंड स्टेज ये आपका फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में अगर यहाँ पर आप लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो प्रेशर चेंज हुआ है ध्यान रखना, वॉल्यूम लेकिन चेंज नहीं हुआ है, एन और आर भी सेम रहेंगे पुराने लॉजिक से, एंड T2 कुछ नया टेम्परेचर आ गया। इफ़ यू डिवाइड दीज टू व्हाट विल हैपन, P1V by P2V is equal to nRT1 divided by nRT2, everything will get cancelled, VV cancel, NR cancel, we got P1 by P2 is equal to T1 by T2। okay, so this is again Charles law of constant volume आता है, इसमें कहते हैं we say pressure is directly proportional to temperature when volume is constant। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने केमिस्ट्री में देखी होगी। सो बेसिक डेरिवेशन यहाँ से एक हम देख रहे हैं, इसको थर्मोडायनेमिक्स से सारी चीज़ें लिंक कर रहे हैं। होप यू कुड अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, ये चार्ल्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हम कहते हैं, और ये इसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। ओके, सो ये भी अगेन चार्ल्स लॉ में आता है, तो उसके दो लॉ है ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो मोटा छोटा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या टेक अवे था कि वर्क डन इन, जो आप निकालोगे अगर क्वेश्चन कह दे कि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो इट इज जीरो। फिर यहाँ से आगे अब आगे बढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसो मतलब सेम, ध्यान रखना, और थर्मल मीन्स टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्या सेम होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहे हो, आपका वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है, आपका प्रेशर भी कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपका टेम्परेचर सेम रह रहा है, ठीक है। अब ये एक आइडियलिस्टिक केस है, ये रियलिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन एक आइडियल केस है जो आपको फ्यूचर स्टडीज़ में काम आता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कोई भी रियल केस को समझने से पहले हमको एक आइडियल केस समझना पड़ता है, फिर उसके बाद हम उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस ला के उसको रियल केस बनाते हैं। ओके, तो इस केस में आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो इसमें आप वर्क कैसे करेंगे। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलेंडर था, इसका मुझे प्रिंट निकाल लेना चाहिए, एंड फिर आपने क्या किया, वॉल्यूम कम करो चाहे ज़्यादा करो, जो भी करोगे चलेगा। लेट्स से मैं इसका वॉल्यूम कम कर देता हूँ फॉर एग्जांपल इस केस में, इस बार सो आई हैव रिड्यूस द वॉल्यूम इन दिस केस। ओके, तो इसका कुछ प्रेशर इनिशियली P1 होगा, कुछ वॉल्यूम V1 होगा इस स्टेज में, और कुछ टेम्परेचर T1 होगा, T होगा लेट्स से। सेकंड स्टेज में क्या होगा, प्रेशर कुछ ना कुछ चेंज हो गया होगा, वॉल्यूम भी चेंज हो गया है, एंड कुछ टेम्परेचर सेम है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज द टेम्परेचर सेम पॉसिबल। तो बेसिकली ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। मतलब क्या, बेसिकली अभी देखो सराउंडिंग का कुछ है, अभी इस चीज़ को ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली दिस प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। हाँ, मुझे बाद में याद दिलाने, मुझे इसको छोटा करना है। सो बेसिकली क्या होता है, लेट्स से ये मेरा हाथ है, ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है।
सराउंडिंग मतलब अगल बगल का, ओके। जो भी चीज़ हो रहा है वो इन हाथों के बीच में होगा। सो लेट्स से कि मैं हाथ को अपने रगड़ता हूँ। सो राइट नाउ चलो पहले इसको देख लो, पहले हाथ का जो भी टेम्परेचर है सरफेस का वो सराउंडिंग के टेम्परेचर जैसा है ना। नाउ इफ आई ऐसा करूँ मैं, अब हाथ का टेम्परेचर बढ़ गया है, ओके। आप भी करके देखो इसको, हाथ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो गया है, अब बढ़ गया है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, वापस सराउंडिंग टेम्परेचर जितना चले जाएगा। इस चीज़ को करके देखो, ओके। वापस अगेन इट हैज़ गॉन बैक टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। सो अब क्या हो गया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ ना कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ है, कुछ ना कुछ वर्क हुआ है यहाँ पर, है ना। आई एम डूइंग सम वर्क ओवर हियर, कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, वहाँ पर हीट भी जनरेट हुई है, ओके। लेकिन टेम्परेचर राइज अल्टीमेटली नहीं हुआ, कुछ टाइम के लिए हुआ, ठीक है। अगर इसी प्रोसेस को मैं बहुत स्लो कर दूँ, ओके, अगेन हीट इज गेटिंग, कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर हो रही है, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं होगा अगर मैं इसको बहुत स्लो करूँ तो, बहुत स्लो करूँ तो। सो ये वाली बात है। तो यही इसका एक आईडी वो है कि सिस्टम जो होता है अल्टीमेटली सराउंडिंग के टेम्परेचर जितना आ जाता है, ओके। बस आपको क्या करना है, उस प्रोसेस को बहुत स्लो करना है। अगर आप बहुत फास्ट करके छोड़ दोगे तो कुछ टाइम तक आपको हीट फील होगी कि डेट द टेम्परेचर हैज़ चेंज, लेटर डेट टेम्परेचर विल बिकम इक्वल टू द सराउंडिंग। बट लेकिन अगर बहुत स्लो करोगे, सो यू मे नॉट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ हैंड एंड द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सो वैसे प्रोसेस तो हो रहा है बट देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, ओके। तो ये बस एक आइडियलिस्टिक थियोरेटिकल चीज़ है यहाँ पर, एनसीईआरटी में इसको पढ़ना है। वी कॉल इट क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, a process which looks almost static, okay। So I hope this is good, fine। So almost static मतलब कि बहुत स्लो चेंज हो रहे हैं, मतलब बहुत स्लो चेंज मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इस हाथ को बहुत धीरे धीरे मूव करूँ, बहुत धीरे धीरे, जस्ट देखो अभी लेट्स से फिंगर है मेरे नाक के बीच में, मैं इसको धीरे धीरे इस तरफ लेके जाऊँ, सो इफ़ आई मूव इट वेरी स्लो, यू विल से सर इट इज़ नॉट मूविंग एट ऑल, ठीक है। ओनली आफ्टर सम टाइम व्हेन यू ऑब्जर्व कि अच्छा सर पहले आप इधर थे अब इधर आ गए हो, ठीक है। ओनली आफ्टर सम टाइम्स इफ यू ऑब्जर्व यू विल सी अच्छा मूवमेंट हुआ है। बट अगर कोई लाइव देखता रहेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू से कि अच्छा कुछ वेलोसिटी है इसको, दे विल से दैट इट इज ऑलमोस्ट डेड, वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अ quasi static process where process is happening but it is happening at a very static rate। static means it is not moving, okay। static means it is stationary, almost stationary। होप मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। सो चलो वापस आ जाओ। सो अब आप क्या करेंगे इसमें, ठीक है। सो एक ही हो गया। सो नाउ द क्वेश्चन इज आपने कितना वर्क किया, है ना। सो वर्क के लिए आप क्या करेंगे, अब ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट आएगा। सो वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी, फॉर्मूला बेसिक वही है, ओके। अब देखो आइसोबारिक प्रोसेस में हमने क्या किया, ये पी बाहर चले गया था हमारा, है ना, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर था, तो पी बाहर चले गया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अल्टीमेटली डेल्टा वी हो गया, है ना। आइसोबारिक में, आइसोकोरिक में क्या हुआ, पीडीवी में पी आपका चेंज हो रहा था, लेकिन सिंस ये क्वांटिटी जीरो हो गई तो पूरा चीज़ ही जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका पी भी चेंज हो रहा है और डीवी भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते, ओके। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आपका अच्छा खासा नॉलेज टेस्ट होगा। सो आई विल इरेज ऑल दिस। अगर आपने 11th-12th का थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से सीख लिया है ना, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स है, 11th-12th में भी आपने सीख लिया अच्छे से, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग तभी करो जब किसी बहुत अच्छे कॉलेज से मिले तो, ठीक है। बहुत अच्छा कॉलेज मतलब कि आईआईटी या एनआईटी से मिले तभी करना, नॉर्मल अपने रीजनल कॉलेज से मत करना जो आपके घर के अगल बगल कॉलेज हो, बिकॉज जॉब इसमें बहुत अच्छी नहीं मिलती है बेटा। सो अनलेस यू आर वेरी गुड एट इट, ठीक है ना, अगर आपको कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया तभी आप करो, अदरवाइज डोंट डू इट, ठीक है। यस। सो एक तो ये हो गया। सो वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, तो आप कैसे करेंगे अब इसको, ठीक है। देखो तो प्रेशर इज नॉट अ कांस्टेंट थिंग जिसको आप बाहर निकाल दो, ध्यान रखो। तो हम रिलेशन लेके आएंगे प्रेशर और वॉल्यूम का, इंटीग्रेशन का बेसिक्स यही होता है। तो कहाँ से लाओगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से। यहाँ पर क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब आपको पता है एन भी कांस्टेंट रहता है, स्टेट 1 और स्टेट 2 दोनों में एन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होता और आर भी कांस्टेंट है। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया। मतलब फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, वी राइट पी वन वी वन इज इक्वल टू एन आर टी, दिस एंटायर थिंग इज कांस्टेंट।
एंड सेकंड स्टेज में हम क्या लिखेंगे, P2V2 इज इक्वल टू nRT, दिस एंटायर थिंग इज अगेन कांस्टेंट। सो इसमें क्या हो जाएगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये रिलेशन आता है बिकॉज ये इफ यू डिवाइड दिस टू, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, उधर जाके वो हो जाएगा, है ना। तो पहली चीज़ तो ये होगी। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम में सबसे पहले आपको रिलेशन लाना होता है, तो रिलेशन देखो कैसे आएगा, जस्ट लेट मी टू इरेज दिस, इसका डेरिवेशन बहुत ध्यान से देखना। तो मैं बस इन जनरल इसको लिख रहा हूँ, सो आई विल राइट इट एज PV इज इक्वल टू nRT। सो आई विल से कि मुझे प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है, सो आई विल से P इज nRT डिवाइड बाय V, है ना। अब वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, बट आई हैव रिटन प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ PnRT बाय V इंटू dV, है ना। अब nRT, अब देखो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। फर्स्ट प्रोसेस आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट था, वो बाहर चले गए। सेकंड स्टेज में प्रेशर कांस्टेंट नहीं था, लेकिन वॉल्यूम की वजह से उसका रोल प्ले नहीं हुआ है ज़्यादा और डेरिवेशन में। थर्ड स्टेज में दोनों चेंज हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रूव, ठीक है। आपने जो लोग इंटीग्रेशन करते हैं दे नो कि आपको एक रिलेशन लाना पड़ता है इस प्रेशर इसमें और इस डीवी में, ताकि आप दोनों को सेम चीज़ से इंटीग्रेट कर सको। अब एनआरटी कांस्टेंट है, पूरा पूरा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर बी और एन बी पूरे पूरे दोनों स्टेज 1 से स्टेज 2 तक दोनों तीनों चीज़ें कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगी। एन आर टी इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई वी। मेरे बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही है, होप आपको नहीं आ रही वीडियो में, ओके। सो अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। सो जो लोग इंटीग्रेशन का नॉलेज जानते हैं, सो आप लोग जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई वी करेंगे तो अब कौन सा आता है, एल एन वी, ओके। एल एन वी आएगा प्लस सम कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर हम V1 से V2 वॉल्यूम तक इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी वर्क डन विल बी nRT ln V, है ना, इंटीग्रेट फ्रॉम V1 टू V2, ओके। फिर अब क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी nRT ln V2 माइनस ln V1, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं इसको। फर्दर लिखेंगे तो वर्क डन इज nRT, अब जो लोग लॉगरिथम ने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, तो लॉगरिथम विल बी V1 बाय V2, ये अगर लॉगरिथम का बेसिक्स है। तो देखो ये वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस ये होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ओके। फिर फर्दर जो जस्ट मैंने कुछ टाइम पहले डिराइव किया था कि इस केस में क्या होता है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, तो इसको और थोड़ा हम लिखेंगे, जैसे कि वर्क डन आ गया हमको nRT ln V2 बाय V1, ये है, ध्यान रखना वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। सो अब इसमें आप क्या कर देंगे, अच्छा, तो हाँ, इसी को अब थोड़ा सा बताता हूँ मैं। तो फर्स्ट स्टेज में अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे, हाँ, तो यहाँ पर मैं क्या, इसका इसका एक और फॉर्मूला बनता है, वो बनता है nRT ln P1 बाई P2, वो P1 और P2 कैसा है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो उसी के डेरिवेशन के लिए अगर हम जाएंगे थोड़ा सा, तो हमको इस स्टेज को कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे P1V1 इज इक्वल टू nRT, यहाँ पर P2V2 इज इक्वल टू nRT, है ना। सो अगर आप प्रॉपरली लिखेंगे इसको, यू लेट इट एज P1V1 इज इक्वल टू nRT फर्स्ट स्टेज के लिए, सेकंड स्टेज के लिखेंगे P2V2 इज इक्वल टू nRT सेकंड स्टेज। इफ यू डिवाइड दिस टू यू विल गेट P1V1 डिवाइड बाय P2V2 इज इक्वल टू 1/1, है ना। इफ यू टेक द रेशियो फर्दर आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यू राइट इट एज P1V1 इज इक्वल टू P2V2, है ना, ये हो गया। तो V1 बाई V2 का अगर आप रेशियो ले लो तो क्या आ जाएगा, अगर इसको अरेंज कर दोगे, होप इट इज क्लियर। तो वही किया हमने कि इसी V2 बाई V1 को P1 बाई P1, तो इसके दो फॉर्मूले आप कह सकते हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे से निकलते हैं, ओके। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के दो फॉर्मूले हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आपको क्या दिया है, आप किसी को भी यूज़ करके वर्क डन निकाल सकते हो, तो ध्यान रखना। तो इसको डेल्टा डब्ल्यू लिख देते हैं, तो ये हो गया आइसोथर्मल का वर्क डन का, ठीक है। तो आइसोथर्मल इज अ प्रोसेस, ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट सो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जैसे इस केस में क्या हुआ, आपका वॉल्यूम कम हो गया, राइट, यहाँ ज़्यादा था यहाँ कम हो गया, तो वो प्रेशर P2 विल बी ग्रेटर देन P1, ये सब आप अंदाज़ा लगा सकते हो व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। फाइन, होप इट इज़ क्लियर।
ओके, तो ये था आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। सो अभी तक हमने 3 प्रोसेस देख लिए, 3 प्रोसेस के वर्क डन देखे। रुको मैं नई स्लाइड क्रिएट कर दूँ। कंट्रोल एम, कंट्रोल एम, कंट्रोल एम, यस। सो अभी तक सो फार वी हैव सीन 3 प्रोसेसेस। ओके, सो पहला क्या देखा हमने, आइसोबारिक प्रोसेस देखा। आइसोबारिक प्रोसेस देखा, इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मैं कैसा रहता है, बार प्रेशर का भी एक यूनिट है ना, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 1 बार होता है। ओके, तो इसलिए आइसो मीन्स बार प्रेशर एंड आइसो मीन्स कांस्टेंट। सो आइसो मीन्स 1, ओके, सिंगल मतलब सेम। सो पी इज सी, पी इज कांस्टेंट। तो इसमें वर्क डन जो आपको आता है वो आता है पी डेल्टा वी, इसको ध्यान रखना। आइसोकोरिक में क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर आता है वर्क डन 0 होता है, बिकॉज देर इज नो वर्क डन। फिजिक्स में वर्क तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। आइसोथर्मल क्या होता है, यार एक सेकेंड, मैंने उसको छोटा किया था कि नहीं किया था, एक सेकेंड, हाँ बच गया। मैं डर जाता हूँ, एक बार मेरे साथ ऐसा हादसा हो चुका है। सो सो हाँ, सो आइसोथर्मल में क्या होता है, इफ यू गो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इसमें 2 फॉर्मूले निकल के आते हैं, दोनों एक दूसरे से निकलते हैं। वर्क डन इज एन आर टी एल एन वी वन बाई वी टू, सॉरी वी टू बाई वी वन था आई थिंक, यस, वी टू बाई वी वन। अच्छा, इसमें एक्चुअली 4 फॉर्मूले बनते हैं, बताता हूँ कैसे। सो बहुत बढ़िया है ये। सो आजा आजा आजा, हाँ, वी टू बाई वी वन, एंड यहाँ पर वर्क डन आता है एन आर टी एल एन पी वन बाय पी टू, है ना। ये दोनों फॉर्मूले आइसोथर्मल प्रोसेस की है। एक्चुअली इन 2 से आप 4 भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बेसिकली देखो ये एन आर टी है ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में याद करो क्या था, ये जो भी आपका एन आर टी था ये किसके इक्वल था, पी वन वी वन के, और एन आर टी पी टू वी टू के भी इक्वल था। तो इसी फॉर्मूले को आप आगे भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। यू कैन राइट इट एज दिस इज नथिंग बट पी वन वी वन एल एन वी टू बाई वी वन, और यू कैन राइट इट एज पी टू वी टू एल एन पी वन बाय पी टू। कॉपी फॉलो, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि पी टू वी टू एल एन वी टू बाई वी वन, है ना, क्योंकि एन आर टी तो जो भी वैल्यू होगी उसकी। इसको और भी लिख सकते हो पी वन वी वन एल एन पी वन बाय पी टू, बिकॉज एन आर टी की तो कुछ वैल्यू आप पुट कर सकते हो। यू कैन आइदर पुट इट एज पी वन वी वन और यू कैन पुट इट एज पी टू वी टू। तो इस तरीके से इसमें टोटल 6 फॉर्मूले बनते हैं। आपको बस लॉजिक ध्यान रखना है, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, बेसिक याद रखो, फिर उसी में से बाकी आप डिराइव कर लेना। जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको और डिटेल में समझेंगी। ठीक है, तो ये हो गया, ये 3 प्रोसेस हो गए, तो इनको बहुत ध्यान से ध्यान रखो, बहुत ध्यान से ध्यान रखना। लास्ट प्रोसेस है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस, उसके ऊपर वीडियो बातें बनाऊंगा, जब हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, एक ग्राफ बताना था थोड़ा सा आपको। सो थर्मोडायनेमिक्स में एक टाइप का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हम पढ़ते हैं, वो है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। ओके, तो ये ग्राफ आपको हमेशा पूछेगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ बना के दिखाओ, प्रेशर एंड वॉल्यूम, कि प्रेशर के साथ वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है। तो इसके ग्राफ देखते हैं हम लोग। सो लेट्स से व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस में, तो प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन इसमें वॉल्यूम आपका चेंज होता रहेगा। तो लेट्स से प्रेशर की कुछ फिक्स वैल्यू है स्टार्टिंग में, है ना, तो आपका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन समझ लीजिए अलग अलग वॉल्यूम की वैल्यू है, लेकिन हर वैल्यू के लिए प्रेशर की वैल्यू तो वही रहेगी, है ना। होप यू फॉलो, आप वॉल्यूम कितना भी चेंज कर दो प्रेशर तो वही रहेगा। ठीक है, सो इसमें ये होता है बेटा आपका, ये स्ट्रेट लाइन बनती है आपकी, प्रेशर इज कांस्टेंट। सो आइसोबारिक प्रोसेस में पीवी ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, नाउ यू कैन गेस, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसमें क्या होगा, कैन यू गेस द पीवी डायग्राम। सो कैसे करेंगे, सो जब आपका लेट से कोई भी वॉल्यूम, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू वॉल्यूम की, है ना, यहाँ पर वी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम वही है लेकिन प्रेशर आपका चेंज हो रहा है। लेट से फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर प्रेशर है, कुछ स्टेज बाद, कुछ टाइम बाद प्रेशर बढ़ गया, कुछ टाइम बाद और बढ़ गया लेट से, तो इसमें लेकिन वॉल्यूम तो सेम वही है, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो उसका पीवी डायग्राम ऐसा दिखेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना।
तो ये हो गया एक और चीज़। लास्ट जो हमने प्रोसेस आज देखा है, आइडियाबेटिक भी करना था लेकिन उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज बहुत थक गया हूँ। सो ये अगर आप देखेंगे प्रेशर, जब थक जाओ तो सब चीज़ दूर रख के एकदम कहीं मज़े करने चले जाओ, चाहे क्रिकेट खेलने चले जाओ, चाहे कुछ गाना सुन लो जिससे तुमको रिफ्रेशमेंट मिले, या 10-20 साल के लिए बुक बंद करके कहीं चले जाओ। सो अगर प्रेशर वॉल्यूम आप कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, तो वी फाउंड कि बॉयल्स लॉ फॉलो करता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो ग्राफ के अगर आप लेक्चर मेरा देखेंगे तो जब भी चीज़ों में इनवर्स रिलेशन होता है तो उनका ग्राफ ऐसा बनता है, ये शेप आता है हमेशा। ठीक है, इस शेप को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, वी कॉल दिस शेप एज रेक्ट, तो हमेशा ध्यान रखना दिस शेप इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो कभी भी दो चीज़ों के बीच में लेट से y और x में रिलेशन है ये, तो कभी आप y और x का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ हमेशा ऐसा दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से लेट से y इज 3/x, तो अब ये क्या होगा, ग्राफ थोड़ा ऊपर से हो सकता है स्टार्ट हो या फिर थोड़ा नीचे स्टार्ट हो, लेकिन शेप ऐसा ही दिखेगा। सो होप इट इज़ क्लियर, हमने ग्राफ भी देख लिए हैं, इसमें अलग अलग प्रोसेस में ग्राफ कैसे दिखेंगे इसको आपको ध्यान रखना है। इस पर न्यूमेरिकल आएंगे तो हम फ्यूचर में सभी चीज़ों को करेंगे। ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये हो गया। एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ अलग वीडियो में बनाऊंगा, आई होप यू फॉलोड। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या देखा, एक लास्ट पूरा पॉइंट्स बताता हूँ मैं आपको। हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जो भी आप हीट एनर्जी देंगे वो कुछ इंटरनल एनर्जी में जाएगा, कुछ वर्क करने में जाएगा, है ना। सो जो भी आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा क्यू इज एन सी डेल्टा टी, क्योंकि गैस है तो गैसेस में ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वर्क के अलग अलग फॉर्मूले आएंगे डिपेंडिंग अपॉन की प्रोसेस की है। अच्छा, कोई भी प्रोसेस हो हीट एनर्जी का फॉर्मूला यही रहेगा। अच्छा, जब आप बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे स्टार्टिंग में तो आपको डायरेक्ट हीट एनर्जी की वैल्यू दी होगी, लेकिन हो सकता है कुछ एडवांस न्यूमेरिकल हो जिसमें डायरेक्ट वैल्यू ना दो, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स सी और डेल्टा टी से वैल्यू निकालनी हो, इसको ध्यान रखना। फिर वर्क करने के लिए अलग अलग फॉर्मूलास आएंगे, 3 अलग अलग फॉर्मूला आएंगे। तो एक वर्क होगा जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो उसमें वर्क विल बी पी डेल्टा वी, इसको ध्यान रखना मैम, प्रेशर इज कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका वर्क का फॉर्मूला आएगा वर्क 0 हो जाएगा पूरा। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इसमें जो आपका वर्क का फॉर्मूला आएगा, आपने देखा है उसमें 6 फॉर्मूला बना सकते हो, लेकिन बेसिक है एन आर टी एल एन V2/V1, है ना। तो इस तरीके इसमें 6 फॉर्मूले आप और क्रिएट कर सकते हो, एनआरटी को P1/V1 P2/V2 लगा के और V2/V1 को P1/P2 लगा के। तो इस तरीके से वी हैव डिफरेंट फार्मूला। तो जैसे मैंने आपको ये समझाया डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रोसेस, अभी बस मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो और समझेगा चीज। अब आने वाली क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे, ये जो हमारा आखिरी हीरो बाकी है इंटरनल एनर्जी, इसके ऊपर विल टॉक। इसके ग्राफ को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिए क्वेश्चन में 3 प्रोसेस कंबाइन करके वो पूछेगा, विल कैलकुलेट ऑल दैट। ठीक है बच्चों, होप यू एंजॉयड द क्लास, होप यू रियली एंजॉयड द क्लास, दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, मैं बहुत टाइम से इसका वीडियो बनाने का सोच रहा था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे, इंटरनल एनर्जी पे बात करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंजॉय योर टाइम, विल सी यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, आप लोग जा सकते हो।